नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप भी कमोडिटी में कोई ट्रेड करना चाहते हैं या फिर किया है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001635 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारे मेहमानों से खास सवाल पूछ सकते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट्स का परिचय करा देते हैं। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया और जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे हमारे साथ हैं। अजय जी और अमित जी दोनों का स्वागत करते हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और खबर यह है कि सरकार ने आटा एक्सपोर्ट की शर्तों में बदलाव कर दिया है और बदलाव यह है कि 65% आटे के साथ अब 15% मिलेट यानी कि मोटा अनाज मिलाना जरूरी होगा। आपको बताएं कि सरकार ने पिछले साल गेहूं और आटा के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी और गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक अभी भी बरकरार है, लेकिन आटा के एक्सपोर्ट को शर्तों के साथ एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, जरा आपसे पूरा विस्तार से समझना चाहते हैं कि गेहूं आटा एक्सपोर्ट पर फिलहाल सरकार ने क्या शर्तों में बदलाव किया है। देखिए, सरकार ने आटा एक्सपोर्ट पर पिछले साल अगस्त में प्रतिबंध लगा दिया था 26 तारीख को और ये कहा था कि भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ उसमें थोड़ा बदलाव किया गया अक्टूबर में आकर, जिसमें कहा गया कि इसको हम एडवांस परमिशन आपको लेनी पड़ेगी और आप जो इंपोर्ट करके गेहूं ला रहे हैं या फिर एसईजेड्स थे वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आटा। उसके बाद उसमें एक शर्त में बदलाव किया गया कि इसमें भी आटे में आपको 80% गेहूं का आटा होगा। इसके अलावा बाकी जो है वो कुछ और अनाज उसमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि उसको मल्टीग्रेन आटा बोल के आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की जो शर्तों में बदलाव है उसमें ये साफ कहा गया है कि आटा 65% होगा और 15% कम से कम उसमें मिलेट्स होंगे, यानी कि श्री अन्न होगा और बाकी जो मिलावट है वो बाकी अनाज की होगी, यानी कि मल्टीग्रेन आटा होगा। और सबसे बड़ी बात जो सरकार ने इसमें मेंशन की है वो ये है कि ये सारी सोर्सिंग जो आप गेहूं के आटे में मिलाने के लिए करेंगे वो सारी सोर्सिंग जो है डोमेस्टिक मार्केट से ही की जाएगी, यानी कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को ज्यादा श्री अन्न उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए और जिन्होंने ये श्री अन्न उगाया है उनको बेहतर कीमत दिलवाने के लिए सरकार ने ये बड़ा बदलाव किया है, जहां पे कि एक्सपोर्ट के लिए जो आटा आप दे रहे हैं उसमें आपको मिनिमम 15% जो है श्री अन्न जोड़ना होगा। सरकार की ये पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि घरेलू बाजार में जो श्री अन्न के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो बरकरार रहे और श्री अन्न को ज्यादा से ज्यादा किसान उगाए। साथ साथ में घरेलू बाजार में इसकी कहीं भी कोई कमी ना हो और एक्सपोर्ट के लिए जो माल जा रहा है उसमें श्री अन्न की भी खपत हो जाए। जी, तो यही बड़ी वजह है कि आटा एक्सपोर्ट की शर्तों में बदलाव किया गया है। श्री अन्न कहें या मोटा अनाज कहें या मिलेट जिसको कहा जाता है आजकल काफी फेमसली, उसको मिलाने की बात की गई है। धन्यवाद अम्बरीश। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के एमडी अजय गोयल। अजय जी, स्वागत करते हैं। सरकार ने जो ये शर्तों में बदलाव किया है आटा एक्सपोर्ट में, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या आपको इससे बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मल्टीग्रेन या व्हीट आटा अलोंग विद मिलेट आटा जो है, इस कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स तक जो है इसको जो है कंज्यूमर्स को प्रेफर करना पड़ेगा, इसका टेस्ट जो है उनको माफिक आना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक साथ ही जो है जल्दी से कोई कंज्यूमर कन्वर्ट नहीं होगा मिलेट ब्लेंडेड आटे में, पर ये एक अच्छी शुरुआत है सरकार की जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रही है। पर इस चीज में जो है काफी समय लगेगा एक्सेप्टेंस के लिए, जो है इस टाइप के आटे के एक्सेप्टेंस को समय बहुत लगेगा। ओके, आप कह रहे हैं अजय जी कि एक्सेप्टेंस में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या दामों पर भी आप कुछ असर देखते हैं? और साथ ही न सिर्फ दामों पर बल्कि इस स्टेप से घरेलू बाजार में खासतौर पर सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट हो सकता है क्या? डिमांड और सप्लाई से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दरअसल आउट ऑफ इंडिया जहां पर भी इंडियन डायस्पोरा है वो इंडिया के आटे को अभी साल भर हो गया उसके लिए तरस रहे हैं। तो ये एक विंडो है, अगर चाहे तो लोग जो है इस तरह का ब्लेंडेड आटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए, जो अमेरिका और यूरोप और सब जगह पे इंडियंस रहते हैं, उनको जो है इंडियन आटा खाने की आदत है जो आज तक जो है जाता रहा है। लेकिन साल भर से गवर्नमेंट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके लिए जो है ये एक जरिया है जिससे जो है इंडियन आटा जा सकेगा, लेकिन उसके लिए कंज्यूमर को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेंज इन टेस्ट होगा। हो सकता है न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ अलग हो, लेकिन टेस्ट में जो है उनको जमना चाहिए। जी, धन्यवाद करेंगे अजय गोयल जी अपना वक्त देने के लिए जी बिजनेस को और इस बड़ी खबर पर अपनी राय बांटने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा कमोडिटी शो में आज अलग अलग कमोडिटीज में क्या एक्शन देखने को मिला उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले बुलियन मार्केट में एक्शन तो बिल्कुल ही गायब रहा है। एमसीएक्स पर सोना 59,400 के करीब सपाट ट्रेड कर रहा है। चांदी जो है वो 400 रुपए गिर गई और 72,200 के नीचे यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव जो है $1970 के नीचे 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। और बेसिकली देखा जाए तो डॉलर में मजबूती से ग्लोबल मार्केट की कीमतों पर दबाव यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। हमारे जो आज के 2 एक्सपर्ट्स हैं उनसे इस पर राय ले लेते हैं। सबसे पहले अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, सोने की चाल काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही है, क्या लेवल्स आप आगे आने वाले टाइम में अब देख रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग जी। जी जंग से हम देख रहे हैं कि कल 2 दिन से डॉलर इंडेक्स में जी जंग से एक ठहराव आते हुए देखा, उसकी वजह से सोने और चांदी में एक साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम जरूर बना है। टाइमिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले जो डॉलर में एकाएक जो जंप आया है, बॉन्ड यील्ड में हमने जंप आते हुए देखा, जिस जन से यूएस के लेबर मार्केट का जो डेटा आया है वो एक्सट्रीमली टाइट बताया जा रहा है, जिसके चलते ये इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आती हुई देखी। तो बट मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा, कोई मेजर इंपैक्टेड डेटा नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें लगता है प्राइजेस में एक साइडवे मोमेंटम रहेगा। आज के लिए 59,300 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 59,100 के स्टॉप लॉस से गोल्ड को ऊपर में हमें लगता है 59,600 तक का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि 1920 के नीचे गोल्ड नहीं जा पा रहा है और ना ही 1956 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो आई थिंक अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट डेटा से पहले मार्केट आज दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अमित जी आपकी नजर में अभी फिलहाल सोने पर स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए और चांदी पर भी एक व्यू दीजिएगा। गुड इवनिंग स्वाति जी। मेरे को लगता है अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 6 बजे का यूएस का पेरोल का डेटा रहेगा। ये डेटा आने के बाद ही गोल्ड सिल्वर में एक बड़ा मूवमेंट हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को लगता है प्राइजेस जो है 59,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट अक्टूबर वायदा गोल्ड के लिए रहेगा। तो 59,200 का प्राइजेस अगर मिलता है तो वहाँ पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 59,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 59,700 रुपए तक के भाव जो है गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर चांदी की अगर मैं बात करूं तो 71,600 रुपए का प्राइस अगर डेटा में अपने को ये मिलता है भाव पे, तो वहां पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 71,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 73,000 तक के भाव सिल्वर सितंबर वायदा में देखने को मिल सकते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, बुलियन मार्केट की बात हुई, पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। गुजरात से जिगर ठक्कर हमारे साथ है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? गोल्ड में कब के लिए पूछ रहे हैं? आज के दिन के लिए इंट्राडे में। ओके, इंट्राडे में गोल्ड पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी अजय जी? इंपॉर्टेंट डेटा जरूर है बट आई थिंक मार्केट काफी डिस्काउंट कर चुका है। तो कल भी हमने देखा प्राइसेस में 300 के करीब 59,300 के नीचे जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता। दैट इज अ गुड लेवल टू बाय। तो आई थिंक डेटा को देखते हुए 59,300 के करीब लेके चलिए, 59,100 का स्टॉप लॉस रखिए गोल्ड में। 59,600 का एक स्मॉल जंप रहेगा, मार्केट एक दायरे में ही है बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। बिल्कुल, ये बात हुई गोल्ड इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए। राजस्थान से सोनू जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हाँ मैडम, मेरा दोनों एक्सपर्ट का व्यू जानना है, अमित जी का भी और केडिया जी का भी। मैंने 7500 रुपए पर धनिया लिया है सितंबर का और 5800 रुपए पर ग्वार सीड लिया है सितंबर का। ओके, धनिया और ग्वार सीड पर राय चाहिए। अजय जी आपसे शुरुआत करते हैं। धनिया पर क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए, पूरे मसाले ही पैक में हमने एक अच्छी खासी रैली आती हुई देखी, खास करके जीरे और हल्दी में। उसी का एक फॉलोअप हमने धनिया में भी बनते हुए देखा। पर धनिया में थोड़ा कंसर्न ये है कि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से हाई लेवल पे थोड़ा दबाव जरूर बना है, बट आई थिंक डिमांड है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। अराइवल्स मार्केट में कम है, तो आई थिंक जो गिरावट है वो 7500 के करीब आती है, वहां से वापस एक जंप आ जाएगा
तो इनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से बार में दबाव रहेगा, बट 7650 से 7850 के जोन तक मिल सकता है, वहां पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं अगर गवार की बात करें तो ये हफ्ते में गवार में हमने एक जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक जो बड़ा लीप लिया था मार्केट ने वो पूरा ऑफसेट कर गया है, तो करंट लेवल से सलाह नहीं रहेगी बेचने की। आई थिंक अगर 5650 के करीब अगर गवार सीट मिलता है, ऑलरेडी इनका लिया हुआ है, तो कंटिन्यू इनको होल्ड रखिए। मुझे लगता है 5850 5800 के जोन में एक बार वापस अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार तक देखने मिल जाएगा, बट करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह रहेगी जीजे में, गवार में और धनी में। जी, सांगली से अमित जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए। मैडम, मैंने 2 लोड सिल्वर सेल की हुई है 70,500 रुपए में। ओके, अमित जी क्या रहेगी राय आपकी इन लेवल्स पर? सिल्वर सवाल है। जी, मेरे को लगता है डेटा का काफी अच्छा रोल अभी 6 बजे प्ले करेगा। तो इन्होंने अगर सेल किया हुआ है तो एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। अभी भाव 71,980 के आसपास है सितंबर वायदा। 72,300 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और प्राइस मेरे को लगता है अगर 71,600 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार ये मुनाफा बुक करके फ्रेश बाय की पोजीशन भी ले सकते हैं। जयपुर से जय सिंह अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जय सिंह जी, सवाल पूछिए। चलिए, थोड़ी देर में उनसे फिर से बात करते हैं, कनेक्शन कट हो गया है। इस बीच जरा एक नजर डाल लेते हैं कि कच्चे तेल में क्या इस वक्त चाल नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण, आज ओपेक की बैठक से पहले कच्चे तेल में हमने तेजी देखी है। $85 के ऊपर ब्रेंट 3 महीने की ऊंचाई पर है। हालांकि सऊदी अरब ने कल ही सितंबर में उत्पादन घटाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में पिछले हफ्ते ही क्रूड भंडार में गिरावट आई थी, जिसका सीधा जो सपोर्ट वो क्रूड कीमतों को मिल रहा है, और सप्लाई में कमी से भी जुलाई में ब्रेंट का भाव करीब 15% उछला। तो ये कच्चे तेल की चाल रही है एक बड़े इवेंट से पहले। इसलिए अमित जी, फिलहाल क्रूड पर आप क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? जी स्वाति जी, क्रूड ऑयल में जैसा कि हमने देखा कि प्राइस जो है 5500 रुपए के आसपास जो अभी लास्ट मंथ में ही ट्रेड कर रहे थे, और प्राइस अभी 6800 के आसपास अभी है। कल जैसे ही वो प्रोडक्शन कट का न्यूज आया तो प्राइसेस में 6500 रुपए के लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, और 6779 के आसपास का एक हाई इसने बनाया। टेक्निकल लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 6850 का एक लेवल मेरे को एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल में नजर आ रहा है। मेरे को लगता है इतनी आसानी से अभी ब्रीच नहीं होगा, प्राइसेस काफी ओवरबोट जोन में है, तो यहाँ से एक करेक्शन प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। 6800 के आसपास क्रूड में बिकवाली करके चलें, 6850 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। मेरे को लगता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में प्राइसेस जो है 6500 रुपए के आसपास तक आ सकते हैं। ओके, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है झांसी से आशीष जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नेचुरल गैस पे सवाल है, और मुझे पूरे अगस्त के महीने के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, नीचे में ऊपर में? ओके, अजय जी, नेचुरल गैस में क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते तक टेम्परेचर जो था यूएस में वो काफ़ी हॉट वेदर था, जिसकी वजह से प्राइजेस को अपलिफ्ट मिला हुआ था, बट कहीं ना कहीं अब टेम्परेचर में कूल ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में हमने 2 दिन पहले गिरावट भी देखी। दूसरी ओर यूरोप में जो स्टॉक है वो भी करीबन 80% के ऊपर आ चुका है, इसलिए अपसाइड थोड़ा कैप दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइजेस जब तक 225 का लेवल अगस्त मंथ नहीं तोड़ता है, अगस्त मंथ में 225 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, प्राइजेस 200 से लेकर 225 के एक बड़े दायरे में ही ट्रेड करेगा। हाँ, 225 का लेवल अगर ब्रीच करता है और जो कंसर्न है, जैसे कच्चा तेल बढ़ता है तो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिलता है, 225 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम 240-50 की रेंज देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 200 से 225 का जो दायरा है वो मेंटेन रहेगा। बायस अपसाइड है तो बाय ऑन ड्रॉप का रणनीति बनाइए जब तक प्राइस 200 के ऊपर मेंटेन है। ओके, ये रही आपके सवाल पर जवाब हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं कोई? किशन दिल्ली से हमारे साथ है। किशन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो मेरे जिंक पे सवाल है, मेरा 2 लॉट 275 पे बाय है। ओके, जिंक पर आप इनके लेवल्स पर क्या राय देंगे अमित जी? जिंक में हमने देखा कि प्राइसेस जो है निचले स्तर से काफी अच्छे रिकवर हुए, 212 रुपए के आसपास से इसने एक बॉटम बनाया, और प्राइस लगभग 2 दिन पहले 228 तक के हाई बनाए। मेरे को लगता है इनको 219 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए।
प्राइजेस मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 225 से 227 तक वापस आ सकते हैं, तो वहां पे एक बार ही मुनाफा बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इनफैक्ट अगर हम बेस मेटल्स में भी देखें तो कीमतों में चौतरफा कमजोरी हमें देखने को मिली है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। दीपक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा ये सवाल है कि ये जीरे में जो 3 टन का काम होता है उससे आप मांग करो कि 1 टन में हो जाए, ताकि इसमें छोटे निवेशक भी व्यापार कर सके। जी सवाल, हाँ सवाल क्या है आपका एग्जैक्टली? इसको सेबी से एनसीडीएक्स से आप मांग करो कि इसको 1 टन में व्यापार करें। अच्छा अच्छा, अजय जी क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वाति जी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर हम पिछले 1.5 साल में देखें तो प्राइजेस जो 15,000 हुआ करता था वो अब 60 के ऊपर आ चुका है। तो जो छोटे व्यापारी उनको काफी तकलीफ हो जाती है, बिकॉज पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 मेट्रिक टन का जरूर था, लेकिन वैल्यू वाइज काफी इजीली काम कर पाते थे। बट एकाएक हमने जो फंडामेंटल की वजह से जो तेजी देखी और प्राइजेस अब 62-63,000 के करीब पहुंच चुका है, तो छोटा व्यापारी को डेफिनेटली अच्छा, तो जो उनका डेफिनेटली ये चीज ले जानी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर नॉन एग्री की बात करें, जैसे गोल्ड है, तो यहाँ पे भी लॉट साइज बड़ा होने की वजह से गोल्ड मिनी अवेलेबल है, गोल्ड पेटल्स अवेलेबल है। तो अब जीरे में भी जो बड़ी रैली है, सोने के मुकाबले जीरा ज्यादा महंगा दिख रहा है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो डिमांड है इनकी वो यही है कि मिनी लॉट्स भी होने चाहिए, छोटे व्यापारी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, चलिए बेस मेटल्स की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी, हमने देखा मेटल स्पेस में सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखी है वो कॉपर में दिखी है। 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर जिंक, एल्यूमिनियम, लेड में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। दोनों एक्सपर्ट से उनके बेस मेटल्स में पिक जानना चाहेंगे। अजय जी आपसे शुरुआत करेंगे। बेस मेटल में कोई आपका पसंदीदा? देखिए, पूरे अगर बेस मेटल पैक की बात करें तो हमने पिछले 2-3 दिनों में एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी। जिस ढंग से हमने देखा चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए वो थोड़े खराब आए थे, फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स खराब आए। यूएस से भी हमने देखा कि डॉलर के लिए मजबूत आया, तो इसलिए थोड़ा डॉलर में जंप आया। तो ये सबको देखते हुए पूरे बेस मेटल में एक अच्छी खासी गिरावट जरूर बनी थी। बट हमें लगता है अभी भी स्टिमुलस को लेकर जो मार्केट में एक असमंजस बना हुआ है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और बेस मेटल को एक अच्छे करेक्शन के बाद एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 738 का की रेजिस्टेंट है कॉपर के लिए, 738 के ऊपर लेके चलेंगे 745 के टारगेट के लिए। वहीं अगर जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने रिसेंटली देखा प्राइस 220 तक का लेवल बार बार में दिखा रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा। तो आई थिंक 220 एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। 217 के स्टॉप लॉस से 225 का टारगेट दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल में जो ये हफ्ते में बड़ी गिरावट आई थी डेटा को देखते हुए वो अब थमता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे वैल्यू बाइंग वापस करनी चाहिए, जहाँ पे कॉपर और जिंक मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, कॉपर और जिंक बेस मेटल्स में पसंद है अजय जी की। एक कॉलर से पहले बात करते हैं, गुजरात से दिनेश जी। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मुझे अमित खरे जी से पूछना है। 5750 रुपए पर गवार शीट लिया है सितंबर का। ओके, तो उनका टारगेट। अमित जी क्या कहेंगे इनकी खरीद पर? ओके, अमित जी क्या कहेंगे इनकी खरीद पर? जी, सितंबर वायदा 5750 पे इन्होंने लिया है, अभी लगभग क्लोजिंग 5750 के आसपास ही है। मेरा इनके सलाह रहेगी कि 5800 के ऊपर के जो भी भाव मिलते हैं कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में, तो इनको एक बार वहां पे एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए, जो भी छोटा मोटा मुनाफा हो। मेरे को लगता है प्राइजेस वापस फिर से 5600 या फिर 5500 सितंबर वायदा वापस टेस्ट कर सकते हैं, वहां पे ये वापस फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो एक बार इनको 5800 के करीब एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ है नासिक से अमित जी। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैंने सिल्वर माइक्रो के 3 लॉट खरीद के रखे हैं 74,600 से, तो अभी क्या सलाह रहेगी और आज इंट्राडे में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जी अजय जी, माइक्रो लिया है इन्होंने सिल्वर का 3 लॉट 74,600 उन्होंने बताया, और इंट्राडे में क्या आपकी राय रहेगी? बिल्कुल, अगर हम बुलियंस की बात करें, कल की गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक सेफ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट मुझे लगता है कि माइक्रो में इनको बने रहना चाहिए। डेटा आने वाला है, उसके बाद मुझे लगता है एक बाउंस देखने मिल सकता है। 71,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 72,800 से 73 तक के भी बाउंस हम देख पाएंगे, तो टाइमिंग इनको बने रहना चाहिए। इवनिंग में 72,800 तक का एक पुल बैक जंप देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये रही आपके सवाल पर हमारे एक्सपर्ट की राय। एग्रो स्पेस में इनफैक्ट अगर मसालों में देखा जाए तो हल्दी में हमने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखी है।
दिन की ऊंचाई से 1600 रुपए गिरकर भाव 15,000 के करीब बंद हुए हैं। तो ऐसे में अमित जी, हल्दी में क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें? हाँ जी स्वाति जी, हल्दी में जैसा कि हमने अभी लास्ट पिछले 2 महीने में देखा, प्राइजेस में लगभग 110% से भी ज़्यादा की तेजी हमने लास्ट 2 महीने में देखी। और आज हल्दी ने एक लाइफ टाइम हाई 18,076 अक्टूबर वायदा ने बनाया। मेरे को लगता है 15,000 रुपये का लेवल एक अच्छा इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक प्राइजेस 15,000 रुपये के ऊपर है तब तक ट्रेडर्स को इसमें बाय की पोजीशन में बने रहना चाहिए। छोटी सी गिरावट अगर 16,000 के आसपास भी मिलती है तो वहां पे पोजीशन एक बार ऐड कर सकते हैं। 15,000 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है प्राइजेस वापस फिर से 18,000 की तरफ नेक्स्ट वीक तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। चूरू से प्रहलाद जी से भी बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रहलाद जी, सवाल पूछिए। चलिए, शायद बात हमारे इन दर्शक से नहीं हो पा रही है। यहाँ पर सवाल इनफैक्ट ग्वार पर इन्होंने पूछा था। अच्छा, राजेश जी से बात कर लेते क्योंकि वो फोन लाइन पर कनेक्टेड है। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम 2 लोट गोल्ड के बारे हैं 59,000 से आपसे 31 रुपए थे। ओके, अजय जी क्या राय रहेगी आपकी सोने पर? सोने में मुझे लगता है 2 दिन में जो हमने गिरावट आती हुई देखी, आज काफी कंसोलिडेशन मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल साइड मुझे लगता है कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है, तो मार्केट में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ऑलरेडी इनका बाय है, इनको बने रहना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए 59,100 का, और मुझे लगता है बाउंस अगर कंटिन्यू रहता है इवनिंग सेशन में तो 59,600 तक का लेवल मिल जाएगा गोल्ड में। तो बने रहिए, बने रहिए। सोने में आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर यही राय आ रही है अजय जी की तरफ से। समय इतना ही है, शो को समेटने का वक्त आ गया है, इसलिए अमित जी और अजय जी आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।